बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सेपरेशन ऑफ कोल तार फ्राम कोक ओवन गैस, मतलब सेपरेशन ऑफ कोल तार फ्राम कोक ओवन गैस से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कोल तार क्या है। कोल तार इट इज़ ब्राउन ब्लैक liquid of extremely high viscosity. It is thick black liquid that is byproduct of the production of coal gas and coke. It contains many biochemical such as phenols, naphthalene and aniline. It gets used for medical and industrial purpose. मतलब ये क्या होता है, कोल तार ये एक ब्राउन भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, विस्कोसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, थिक होती है, और ये मेडिकल और इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो सकती है। इसके प्रोडक्ट्स देखते हैं कि कोक, फर्स्ट ऑफ ऑल कोल बनेगा, कोल से कोक ओवन बनेगी और कोक ओवन से कोक बनेगी। अब कोक ओवन से बनेगा कोल तार और कोल तार से आगे इसकी डिस्टिलेशन होगी, इसको हाई टेम्परेचर पर डिस्टिल किया जाएगा, तो इससे 3 प्रोडक्ट बनते हैं। और भी बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं, हम यहाँ पे 3 को मेंशन कर रहे हैं, क्रियोसोट, डिस्टिलेशन केमिकल्स, और तीसरा जो है हमारे पास वो है कोल तार पिच। कोल तार पिच जो है वो मेटल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, क्रियोसोट वुड ट्रेडिंग में, और कार्बन ब्लैक इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा जो डिस्टिलेशन केमिकल्स ऑयल्स हैं वो होते हैं पेंट्स इंडस्ट्री में, और पेंट्स में इस्तेमाल होते हैं, डाइस वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, मतलब जो कलर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कोल तार पिच इनमें यूज़ की जा सकती है। इसके कुछ प्रोडक्ट्स थे, और भी इसके प्रोडक्ट्स हैं, कोल तार के बहुत से प्रोडक्ट इससे बनते हैं। तो इसके हम मेन पॉइंट है सेपरेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोल तार। कोल तार इट इज़ अ ब्लैक ब्राउन होती है, इट इज़ सेमी सॉलिड लिक्विड होता है इन नेचर एंड इज़ हाईली परमिएबल होती है। इट्स डेंसिटी इज़ वेरी थिक। तार इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर होती है बिकॉज इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और ऑर्गेनिक जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होती है। इट हैज़ बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन 250 डिग्री सेल्सियस। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 250 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये इसका जो कलर होता है ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है। इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थिक होती है। जो ये सड़कों पे लुक होती है ना ब्लैक कलर की, वो इस कोल तार की एक पिच रेजिड्यू होती है, मतलब कोल तार इससे भी ज़्यादा विस्कोसिटी इसकी इससे भी ज़्यादा हाई होती है। जो आपने ये लुक सड़कों में देखी है ना, बहुत ज़्यादा थिक सी होती है। इसकी विस्कोसिटी कोल तार की इससे ज़्यादा होती है। ये जो होती है ना लुक जो सड़कों में बिखरी होती है, ये इसकी पिच रेजिड्यू है बस। तो आगे जो है इसके सेपरेशन मेथड हम देखते हैं। सेपरेशन ऑफ कोल तार फ्रॉम कोक ओवन गैस कैन बी कैरिड आउट यूजिंग वेरियस टेक्निक्स। 2 ऑफ देम आर फॉलोइंग। 2 को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है प्रेशर सेपरेशन मेथड, और सेकंड है जो इमल्शन लिक्विड मेम्ब्रेन। हम इन 2 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेपरेशन ऑफ कोल तार से फ्रॉम कोक ओवन गैस कैरी आउट जो हो रहा है उसकी 2 टेक्निक्स, और भी टेक्निक्स हैं लेकिन हम यहाँ पे 2 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है प्रेशर सेपरेशन मेथड का, मतलब इसको प्रेशर के थ्रू कैसे सेपरेट किया है, प्रेशर बहुत ज़्यादा देकर हीट अप करके कोल तार को कैसे सेपरेट किया। और जो सेकंड है वो इमल्शन लिक्विड मेम्ब्रेन ELM के थ्रू किस तरह से कोल तार को सेपरेट किया। ये एक डायग्राम है हमारे पास, इसको हम देखते हैं। जो हमारे बाईं तरफ एक छोटा सा बना हुआ है कोक ओवन गैस, इसके बाद यहाँ पे इसको कंडेंसेट किया है तार कंटेनर में, उसके बाद इसको नीचे एरो के थ्रू दिखाया गया, और नीचे सबसे एक राइंस वाटर कंटेनर सेपरेटर वेसल रखी गई है। इसमें क्या होगा कि जो तार है 3 इसकी लेयर बन जाएगी, एक बॉटम लेयर, एक अपर मोस्ट लेयर और एक मिडल लेयर। तो जो फर्स्ट लेयर है ना बॉटम लेयर, वो इसमें से एक स्क्रैपर चेन छोटी सी बनी हुई है नीचे इसकी, उसके थ्रू वो थिक तार कंटेनर में कन्वर्ट हो जाएगी। और कुछ तार जो है वो एक प्रेशराइज सेपरेटर है मिडल में बना हुआ है बड़ा सा, उसमें चले जाएगी। उसमें इसको फिर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड सेपरेटर है तो उसमें बहुत ज़्यादा इसको प्रेशर दिया जाएगा कोल को। तो जब इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाएगा तो ये फिर दोबारा से इस स्क्रैपर चेन में आएगी, और स्क्रैपर चेन से फिर ये दोबारा थिक तार कंटेनर में चली जाएगी।
तो इस तरह से मतलब इसको 3 लेयर में कन्वर्ट कर दिया राइंस वाटर कंटेनर सेपरेटर वेसल ने। जब ये यहाँ पे आई है तो इसको 3 लेयर में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो जब इसको 3 लेयर में इधर कन्वर्ट किया है ना, तो इसकी एक अपर लेयर मिडल लेयर बन गई थी। हम उसको 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे। ये एक डायाग्राम बनाई हुई है। आगे इसके जो है ना कलेक्टर ऑफ कोल तार, फिर इसमें से जो प्रेशर है सेपरेटर ना, इसमें से कुछ कोल तार जो है वो एक अलहदा तार स्टोरेज कोल तार डिस्टिलेशन, ये एक हमारे राइट साइड पे बना हुआ है एक छोटा सा बॉक्स, उसमें स्टोरेज हो रही है, डिस्टिलेशन कोल तार की हो रही है। मतलब कुछ कोल तार इसमें चली जाएगी और बाकी जो बच जाएगा ना, इसका जो अपर मोस्ट लेयर हम बात कर रहे हैं, इसकी 3 लेयर बनेगी। जो अपर मोस्ट लेयर है वो वाटर की बनेगी और वाटर क्या होगा, वो इसके डिफरेंट पंप्स के थ्रू इस राइंस वाटर कंटेनर से रिमूव होता जाएगा। सेपरेटर वेसल से, जो ये नीचे बना हुआ है ना सेपरेटर वेसल, इससे रिमूव होकर डिफरेंट जो पंप लगे हुए हैं उनके थ्रू वो बाहर रिमूव हो जाएगा वाटर। और वो वाटर जो है वो इसकी अपर लेयर है। इसकी हम 3 लेयर हैं, उनको हम आगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो ये आपको डायाग्राम होप अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको थोड़ा सा आप जूम करें तो आपको अच्छे से क्लियर पता चल जाएगा। जो अब इसकी हम लेयर डिस्कस करते हैं। दी अपर मोस्ट लेयर बीइंग वाटर, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी जो अपर लेयर है वो वाटर प्रेजेंट होगा। जो मिडल लेयर है बीइंग कोल तार है। दी बॉटम लेयर बीइंग थिक हैवी कोल तार है, विच इंक्लूड्स सॉलिड ऑफ कोल एंड कोक। मतलब इसकी जो 3 लेयर बनेगी ना, जो उसमें सेपरेटर वेसल में इसकी 3 लेयर बनी है। एक अपर मोस्ट लेयर है, उसको हमने वाटर बोल दिया। जो मिडल लेयर है वो कोल तार बन गई। जो बॉटम लेयर है वो थिक हैवी तार बनी है, क्योंकि उसमें सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट आ गए हैं, उसमें कोल एंड कोक प्रेजेंट आ गई है। इस वजह से हम उसको बॉटम लेयर बोलेंगे, ठीक है, कि वो एक बॉटम लेयर है उसकी कोल तार की। तो ये इसकी जो ये 3 लेयर हम यहाँ पे नाम मेंशन किए हैं ना, अब इन 3 मेंशन नेम्ड की जो लेयर है इनको भी हम आगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि मिडल लेयर में किस तरह से कोल तार कन्वर्ट हुई है, अपर मोस्ट लेयर में किस तरह से कन्वर्ट हुई है, इसके अलावा बॉटम लेयर में किस तरह से कन्वर्ट हुई है। तो बॉटम लेयर, द बॉटम लेयर इज कन्वेड इनटू हैवी थिक तार कंटेनर बाय मैकेनिकल मीन्स यूजिंग स्क्रैपर चेन कन्वेयर। मतलब जो बॉटम लेयर थी ना इसकी बनी सेपरेटर वेसल में, उसको हमने क्या किया कि थिक तार कंटेनर को कंटेनर में डाला। उसको कैसे डाला, वो एक मैकेनिकल मीन्स के थ्रू, एक मैकेनिक्स के थ्रू हमने इसको डाला। वो क्या थी, वो यूजिंग स्क्रैपर चेन थी। उसके थ्रू हमने जो तार बनी उसको हमने थिक तार एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने उसको कन्वर्ट करवा दिया कि उस चेन के थ्रू जब वो सेपरेटर वेसल में बनेगी ना कोल तार, तो उसको वह एक चेन लगा दी उसके साथ, और उस चेन के थ्रू हमने इसको जो तार थी उसको हमने थिक तार कंटेनर में कन्वर्ट कर दिया। अब जो इसकी अगली लेयर है वो है अपर मिडल लेयर। मिडल लेयर ऑफ कोल तार इज देन पम्प्ड इनटू प्रेशराइज्ड सेपरेटर। इसको हमने प्रेशराइज सेपरेटर में पंप कर दिया। फिर फर्दर हैवी तार सेपरेट, अब मज़ीद सेपरेट होगी तार, एंड सेटल आउट एट द बॉटम एंड इज सब्सिक्वेंटली कन्वेड टू दी हैवी तार कंटेनर। अब ये हैवी तार कंटेनर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका जो प्रेशर है वो 1.5 टू 2.5 है, एटमोसफियर है, एंड इंटरनल टेम्परेचर इसका 60 डिग्री टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू प्रमोट दी फेज सेपरेशन। मतलब ये मिडल लेयर क्या बता रही है कि इसमें जब मिडल लेयर बनी तो इसको हमने पहले तो इसको पंप करवा दिया ना प्रेशराइज्ड सेपरेटर में। जब ये प्रेशराइज सेपरेटर में इसको मैंने पंप किया, उसके बाद ये उस बॉटम के साथ सेटल हुई, उस बॉटम पे सेटल हुई। हमने अब जो मिडल लेयर ऑफ कोल तार बनी थी ना, तो उसको हमने प्रेशराइज सेपरेटर में डाल दिया था। तो ये वहाँ पे कैरी आउट हुई, फिर हैवी तार कंटेनर में गई और हमने इसको एक प्रेशर दिया है। वो इंटरनल जो प्रेशर उसका था वो 1.5 एंड 2.5 एटमॉस्फेयर था, और जो इसका टेम्परेचर था वो 60 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमने इसको टेम्परेचर दिया था। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इसको प्रेशराइज जो सेपरेटर था ना, प्रेशराइज्ड सेपरेटर मतलब इसको बहुत ज़्यादा
हीट अप दिया गया और उसका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई किया गया, तो तब जाके ये हमारे पास जो तार थी वो थिक तार कंटेनर में, मतलब थिक बन गई। तो फिर हमने इसको एक कंटेनर में डाल दिया, मतलब एक अलग कंटेनर लिया, उसमें हमने उसको थिक तार को कन्वर्ट करते गए डिफरेंट मैकेनिकल वेव्स के थ्रू। ठीक है, डिफरेंट हमने मैकेनिक्स यूज़ किए, उसके थ्रू हम उसको कन्वर्ट करते गए। तो ये जो अपर मोस्ट लेयर है, ये भी, इससे भी हम क्या कोल तार ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब थिक कोल तार प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं कि इस तरह से भी कोल तार प्रोड्यूस्ड हो सकती है। राइन्स वाटर में हमने बात कर ली है कि इसकी 3 लेयर हैं। तो ये जो दूसरी लेयर ना, अपर मोस्ट लेयर, अब ये अपर मोस्ट लेयर क्या, ये वाटर है। अब मैं पहले भी बताया कि अपर मोस्ट लेयर एट द टॉप लेयर इज पम्प्ड आउट ऑफ द सिस्टम, ये क्या पम्प्ड आउट हो जाएगी। अ पोर्शन ऑफ वाटर मे बी कैरियर मीन्स टू सस्पेंड द हैवी तार फ्राम प्रेशराइज्ड सेपरेटर टैंक इनटू द थिक तार कंटेनर, फिर ये थिक तार कंटेनर में कन्वर्ट हो जाती है। सम रेजिडुअल वाटर अगेन सेपरेटर फ्रॉम द कोल तार एज अपर मोस्ट लेयर इन द प्रेशराइज्ड सेपरेटर टैंक is subsequently removed from the system. अब removal of coal tar from pressurized separator tank से, the coal tar in the pressurized separator tank middle layer has becomes the bottom layer after the remove of the thick tar bottom layer and is removed from the pressurized separator for further distillation और storage। मतलब जो पहले हमने कोल तार में से मिडल लेयर को रिमूव किया, उसके बाद हमने बॉटम लेयर को रिमूव किया, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने इसकी अपर मोस्ट लेयर जो वाटर थी उसको भी रिमूव कर दिया। इसके बावजूद भी प्रेशराइज्ड सेपरेटर जो टैंक था ना, उसमें कुछ ना कुछ इसके थिक तार के रेजिड्यूल रह गए थे। तो फिर उनको क्या किया कि उनको हमने प्रेशराइज सेपरेटर को डिस्टिलेशन और स्टोरेज तार के थ्रू, हम एक डायग्राम पहले बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि डिस्टिलेशन और स्टोरेज एक छोटा सा अलग कंटेनर बनाया था, उस कंटेनर से डिस्टिलेट कर दिया था कोल तार को, जो थोड़ी बहुत बच गई थी ना कोल तार, उसको हमने डिस्टिलेशन और स्टोरेज मतलब अलहदा से स्टोर कर लिया था। पहले तो हमने बॉटम लेयर को स्टोर किया थिक तार कंटेनर में, फिर इसकी मिडल लेयर को भी कर लिया। जो अपर मोस्ट लेयर वाटर थी वो वैसे ही उसमें से रिमूव होगी डिफरेंट पंप के थ्रू, और जो ये लेयर थी इसको हमने तार स्टोरेज कुछ बच गया था उसको डिस्टिलेशन के थ्रू रिमूव करवा दिया था, कि एक डिस्टिलेशन पंप लगाया था उसके थ्रू करवा दिया था। तो अब ये हमारे पास इमल्शन लिक्विड मेम्ब्रेन ELM, इसकी फ्लो चार्ट डायग्राम हम देख रहे हैं यहाँ पे। एक इसकी इंटरनल फेज़ है, एक इसकी एक्सटर्नल फेज़ और एक तार कंटेनिंग फ्लू गैस है। अब इंटरनल फेज़ क्या है कि ऑयल फेज़ मेम्ब्रेन, सॉल्वेंट प्लस सर्फेक्टेंट, इसके बाद इमल्सिफिकेशन हुई है इसकी, उसके बाद ये वाटर ऑयल और वाटर इमल्शन में कन्वर्ट हुआ है। एक्सटर्नल फेज़ भी वाटर ऑयल और वाटर इमल्शन में कन्वर्ट हुई है, और ये ऑयल फेज मेम्ब्रेन भी इमल्सिफिकेशन हुई है। इसके बाद तार कंटेनिंग फ्लू गैस, ये किस में कन्वर्ट हुई है, ये ELM सेपरेशन सिस्टम में कन्वर्ट हो गई है। अब ये जो ELM सेपरेशन सिस्टम है ये फिर आगे कन्वर्ट हो गया है एग्जॉस्ट फ्लू गैस में। तो रिमूवल एफिशिएंसी डिटर्मिनेशन ऑफ तार, मतलब इससे भी तार की डिटर्मिनेशन हुई है। मतलब जो इंटरनल फेज थी उसमें क्या हुआ है कि सोलवेंट सरफेक्टेंट एरिया बना है। ये हम इसका आगे एक प्रोसेस देखेंगे ELM का, उससे आपको ज़्यादा मज़ीद पता चलेगा कि ये किस तरह से इसका सरफेक्टेंट एरिया बना है ELM का। तो ये मतलब इसकी 3 फेजेस बनी है ना, तो इनको 1 बाय 1 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका एक प्रोसेस देखेंगे कि उस प्रोसेस में क्या हो रहा है। W और O क्या है, वाटर और ऑयल है। इमल्शन वाज प्रीपेयर्ड बाय यूजिंग कैरोसन ऑयल, ये ऑर्गेनिक सोलवेंट होता है। L113 भी एज सरफेक्टेंट वाटर एज इंटरनल फेज भी हो सकती है और ये एक्सटर्नल फेज रिस्पेक्टिवली हो सकता है। फर्स्ट है जो L113 भी वाज डिजोल्व्ड विद कैरोसिन इन आ बीकर टू ऑब्टेन दी ऑयल फेज, ऑब्टेन ऑयल फेज किया। Then the internal phase was added dropwise at a homogenized speed of 1000 RPM। 1000 RPM इसको स्पीड के साथ हमने एड अप किया है। आफ्टर दैट द होमोजेनाइजर स्पीड वाज इंक्रीज्ड, होमोजेनाइजर जो स्पीड है ना वो इंक्रीज्ड हो रही है टू द रिक्वायर्ड स्पीड फॉर 15 मिनट्स टू ऑब्टेन दी मिल्की वाइट कलर।
मिल्की वाइट कलर ऑब्टेन हो गया है। वो क्या है? वाटर और ऑयल है, वाटर इन ऑयल फेज इमल्शन। द इमल्शन वाज प्रिपेयर्ड बाय स्टीयरिंग स्पीड मेथड, मतलब कि इसको स्टीयरिंग स्पीड मेथड जो था ना, उसने इसको इमल्सिफिकेशन किया है। फर्स्ट तो ये LL3B है ना, ये इसको डिज़ोल्व किया केरोसिन ऑयल में, और ये फिर ऑयल फेज़ हम एक बनी है, एक ऑयल फेज़। देन इंटरनल जो इसको टेम्परेचर दी गई 1000 RPM है। आफ्टर दैट दी होमोजेनाइजर स्पीड, जो इसको फिर इसको होमोजेनाइजर स्पीड के साथ हमने ड्रॉप वाइज डाला, और इसका जो टाइम रिक्वायर किया था वो 15 मिनट्स है। और 15 मिनट्स के बाद ये क्या कन्वर्ट हो गया? एक मिल्की वाइट कलर में। और ये मिल्की वाइट कलर जो है वो वाटर और ऑयल दोनों हैं, इनको इमल्सिफिकेशन इन दोनों की हुई है। तो इससे ये हुई कैसे? द इमल्शन वाज प्रीपेयर्ड बाय स्टायरिंग मेथड। स्टायरिंग मेथड ने इसको प्रीपेयर्ड किया है, ठीक है। ये इसकी ELM का प्रोसेस है। आगे जो है ना, इसकी ELM की प्रोसेस के बाद देखेंगे कि कोक ओवन फ्लू गैस कंटेन फ्लो पास थ्रू द सेपरेशन वेसल इन विच द तार वाज अब्जॉर्ब बाय ELM सिस्टम। तो कंडीशन क्या लगी है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब्जॉर्प्शन जो टाइम था वो 40 मिनट्स था। कंसंट्रेशन ऑफ L113B, जो इसकी कंसंट्रेशन थी वो 4% थी। इमल्सिफिकेशन स्पीड जो है वो 4000 RPM है। वॉल्यूम रेशियो ऑफ इमल्शन टू एक्सटर्नल वाटर फेज की 1:4 है। गैस फ्लू रेट जो है वो 100 m/मिनट है। स्टायरिंग स्पीड जो है वो 630 RPM है। द एफिशिएंसी ऑफ तार रिमूव्ड वाज अबाउट 98%। अब जो इससे तार बनी है ना वो 98% एज ऑप्शनल कंडीशन विद एन इनिशियल तार कंसंट्रेशन। मतलब ये जो यहाँ पे हमने इसकी सेपरेशन मेथड की कंडीशंस लगाई है ना, जो मतलब ये इमल्सिफिकेशन होने के लिए इसको कंडीशन दी गई हैं, वो ये थी कि LL3B की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, अब्जॉर्प्शन का जो इसको टाइम दिया गया वो कितना है, वो ये हमने सारी इसकी कंडीशन 1 by 1 देखी हैं। तो जब इसकी मतलब इससे जो ये वाला है ना लिक्विड मेम्ब्रेन इमल्शन, इससे हमारे पास जो कोल तार बनी है ना, रिमूव्ड हुई है इसमें से, इस प्रोसेस के थ्रू जो कोल तार रिमूव्ड हुई है ना वो 98% है। अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं कोल तार के। तो कोल तार के डिफरेंट यूजेस हैं। कोल तार इट इज़ अ रेमेडी फॉर इचिंग, स्केलिंग एंड स्किन डिजीज़। इचिंग जो खारिश होती है सर में या कहीं स्किन पे खारिश होती है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इट गेट्स यूज टू ट्रीट डैंड्रफ एंड गेट्स यूज्ड फॉर मेडिकल शैम्पूज एंड सोप्स। में डैंड्रफ बालों में जो हो जाता है उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा इसको मेडिकल में इस्तेमाल करते हैं, शैम्पूज़ और सोप्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरियस फिनोलिक कोल तार हैव एनालॉगस प्रॉपर्टीज़, इसको एनालॉजिक प्रॉपर्टीज़ में यूज़ कर सकते हैं। कोल तार गेट्स यूज टू प्रोटेक्ट एंड ब्यूटी पेवमेंट्स, इसको जो ब्यूटी पेवमेंट्स होते हैं उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए ब्यूटी पेवमेंट्स को। इसके अलावा इसको हम कोल तार को यूज़ करते हैं रोड्स, पार्किंग के लिए, कोट प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। कोल तार इज़ फ्लेमेबल, फ्लेम इसका कुछ होता है, तो इसको हम हीटिंग के लिए देयरफॉर इट गेट्स यूज्ड फॉर हीटिंग, इसको हीटिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड इसके अलावा इसको बाइंडर्स यूज